आइए देखते हैं कि किस सीट पर, कितनी सीटों पर कितना वोट का मत जो है वो बड़ा है। क्योंकि बहुत अहम है ये अखिलेश देखना कि जो अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं। सबसे पहले तो इस बात पे गौर कीजिए। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं तो देखिए बक्सर में करीब 6.2% वोट बढ़ा है, सीवान में 6.8, नालंदा में 7.2, दरभंगा में 7.3, भोजपुर में 7.6, पटना में करीब 7.9। 121 सीटों पर वोट पड़ चुका है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि सभी जगह पे वोटिंग बढ़ी है। सबसे ज्यादा शायद बेगूसराय में जहां पर 9.7, इसके बाद खगड़िया में 9.5, सारण में 9.1 और मधेपुरा में 8.1। तो हर डिस्ट्रिक्ट में वोट बढ़ा है, हर सीट में वोट बढ़ा है। अब सवाल ये अखिलेश कि ये जो इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इसका फायदा किसको, नुकसान किसको? देखिए, परंपरागत रूप से माना जाता है राहुल की जब वोट बढ़ता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है, यानी सरकार के खिलाफ वोट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सतीश जी ने जो फैक्टर बताए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर इसमें जो सबसे आखिर में उन्होंने बताया वो सबसे पहले आना चाहिए था कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक ये आंकड़े नहीं दिए कि पुरुषों की संख्या कितनी रही है, महिलाओं की संख्या कितनी रही है, लेकिन जो अभी प्राथमिक आकलन है वो ये बता रहा है कि महिलाओं ने करीब 8% अधिक वोट दिया है पुरुषों की तुलना में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और जाहिर सी बात है कि इसके लिए नीतीश कुमार की जो अपनी लोकप्रियता है, जो उनकी अपनी योजनाएं हैं, उनके चलते मुझे लगता है कि महिलाओं ने अधिक वोट दिया है। आइए एक परसेंटेज के तौर पे देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी सीटों पर किस हद तक वोट पड़ा है, क्योंकि उससे थोड़ा अंदाजा होता है कि जो ज़्यादातर सीटें हैं उन पर औसतन कितना वोट पड़ा है। तो अगर हम लोग 0 से 2.5% पे देखते हैं तो आप पाएंगे कि अलग अलग कैटेगरीज की अगर आप सीटों को देखते हैं तो आप हर ही तरफ वोट एक एक करके बढ़ता जा रहा है। कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां पर वोटों का जो आंकड़ा है पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं शुभ्राष्ट्र से, क्योंकि महिलाओं का जो वोट है उसको लेकर नीतीश कुमार और एनडीए को लग रहा है कि उनको फायदा होने वाला है। क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर दिया है, क्योंकि सभी पार्टियां दावा ठोक रही हैं कि हमारा वोट बढ़ा है? जी, मुझे लगता है जो अभी बात हो रही थी कि वोट किस बेसिस पे दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि सिर्फ कंटिन्यूटी पे वोट नहीं दिया जाता, डिलीवरी पे भी वोट दिया जाता है। महिलाओं के केस में अगर हम देखें तो नीतीश कुमार जी की जो भी योजनाएं रही, जो भी फर्स्ट टाइम एडवांटेज के साथ उन्होंने नई नई स्कीम्स लॉन्च की, उसके साथ ही ये 10,000 रुपए का जो डीबीटी हुआ है उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जेडीयू ने जिस तरीके से कैंपेन किया है, जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से जाकर कैंपेनिंग की है, उसमें बार बार इस बात को रेखांकित किया गया है कि ये संभवतः नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है और ये शायद महिलाओं की तरफ से नीतीश कुमार जी को क्या दिया जा सकता है उस रूप में कहीं ना कहीं इस कैंपेन की व्याख्या की गई है। आपकी राय में ये जो एक्स्ट्रा वोट पड़ रहा है या लग रहा है कि पहले की तुलना में बहुत ज्यादा वोट बढ़ गया है, किसको फायदा होने वाला है इसका? देखिए राहुल, मुझे लगता है ये इलेक्शन तेजस्वी के साथ शुरू हुआ था और अब नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। पहले तेजस्वी के इर्द गिर्द शुरू हुआ, महागठबंधन के एंटी इनकम्बेंसी को लेकर और एक युवाओं को लेकर जो बात शुरू हुई थी, और अब ये इलेक्शन पहुंच रहा है नीतीश कुमार जी तक। तो नीतीश कुमार जी तक पहुंचकर अब उसमें क्या क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं। महिलाओं का कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा 8% के करीबन महिलाओं का वोट बढ़ा है। एसआईआर को हम छोड़ दें, उसके अलावा भी तो 8% वोट, 10,000 रुपये, और वो जो ट्रेन्स दिल्ली से, बेंगलोर से, सूरत से, बड़ौदा से वोटिंग के समय तक पहुंची हैं, उसके पहले पहुंची हैं, और जो ट्रेन्स वापस नहीं आई छठ के बाद, वो सब भी वोट वहाँ पर बढ़ा है। अब वो उसमें जो वोट है, प्रवासी वोट में तो ज़्यादातर वोट तेजस्वी के साथ माना जा सकता है, लेकिन जो दिल्ली से और बाहर से 6 तारीख के लिए वोट गए वो एनडीए का वोट है। कुछ तो 10,000 रुपए की खनक गुजरात में जिन्होंने बात कही कि अब तक उनकी फैक्ट्रियां सूरत में नहीं शुरू हो पाई हैं, काम नहीं वहां पे चल रहा है क्योंकि छठ के बाद जो प्रवासी हैं वो लौटे नहीं। आइए इलेक्शन गुरु पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि फेज 2 में क्या होने वाला है, क्योंकि 121 सीटों पर वोट पड़ चुका है। उसके बाद अब दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट पड़ने वाला है। पिछली दफा उनमें से 66 सीटें एनडीए की थी, महागठबंधन की 49 सीटें थी और 7 अदर्स थी। अगर हम पार्टी के हिसाब से देखते हैं, याद रखिएगा कि पहले चरण की जो सीटें थी वहां पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जो दूसरे चरण की सीटें हैं 2025 के चुनाव में, वहां पर बीजेपी की 42 सीटें थी, आरजेडी की 33, जेडीयू की 20, कांग्रेस की 11, सीपीआईएमएल की 5।
आइए हम आपको स्टूडियो के बाहर अपने मेहमानों से मिला देते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं यशवंत देशमुख के पास। यशवंत देशमुख सी वोटर चलाते हैं, इनकी टीमें इस वक्त जमीन पर हैं और ये अपना एग्जिट पोल कर रही हैं। 11 तारीख को एक बार फिर से यशवंत देशमुख हमारे साथ होंगे और बताएंगे कि क्या जमीन पर वाकई में चल रहा है। जय मृग हमारे साथ हैं, कई सारे जो आप आंकड़े देख रहे हैं इलेक्शन गुरु पर और साथ ही साथ एनडीटीवी इंडिया की इस कवरेज में वो जय मृग के साथ हम लोगों ने मिलकर बनाए हैं। बिहार को मेरे 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 हिसाब से जितना मनीषा प्रियम जानती हैं उतना बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि ये घूमती हैं, वहाँ पर रिसर्च करती हैं, बहुत पढ़ाई करती हैं, बिहार से ही आती हैं। हमारे साथ जाने माने चुनावी विशेषज्ञ, देश के मशहूर पत्रकार, मेरे पूर्व बॉस प्रभु चावला हैं। प्रभु जी स्वागत है आपका, वेलकम। और साथ ही साथ अमिताभ तिवारी। अमिताभ तिवारी पहले तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हुआ करते थे, लेकिन सूट बूट छोड़कर अब राजनीति में घुस गए हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं, आंकड़ों का खेल देखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका भी। यशवंत, हम तो बता रहे हैं कि वोटों का आंकड़ा क्या कह रहा है, आपकी टीमें तो इस वक्त बिहार में हैं, लोगों से बात कर रही हैं, थोड़ा तो इंडिकेट कीजिए, आइडिया दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपको क्या पता चल रहा है आपके पोस्ट पोल स्टडी में। राहुल, पोस्ट पोल के आंकड़े तो हम चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद ही आपसे शेयर कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो ट्रैकर में हम लोग लगातार बात कर रहे थे उसमें से एक साल में कुछ ट्रेंड लाइंस बहुत क्लियर थी। प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर थे, ये हम लोगों ने एक साल में 3% से 23% तक की उनकी पॉपुलैरिटी की जर्नी देखी। साथ में ये भी देखा कि भाई इसमें से वोट में एक्चुअल कन्वर्जन कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। नई पार्टी है, हमको उसके लिए केवल चुनाव के नतीजों का ही इंतजार करना पड़ेगा। पोस्ट पोल में भी एक आइडिया हमको लगेगा, लेकिन उसका कोई प्रोजेक्शन नहीं हो सकता नई पार्टी होने के कारण। लेकिन एक चीज 3 महीने के अंदर हम लोग ने देखी, वो ये कि नीतीश कुमार का जो एक लेटेंट ट्रैक्शन था, जिसे आप सोया हुआ ट्रैक्शन कह सकते हैं, जिसे शायद हम सभी लोग नापने में उस तरीके से हिचक रहे थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो दिख नहीं रहे थे। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि उनको कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये चर्चा हो रही थी कि जेडीयू की सीटें 30 के आसपास, 35 के आसपास छिटक जाएंगी और महाराष्ट्र मॉडल जो है वो दोबारा अप्लाई किया जाएगा। लेकिन एक चीज तय थी कि हमको आंकड़ों में कहीं पर भी नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, ऊब दिखाई दी। ऊब का सेंटिमेंट और नाराजगी का सेंटिमेंट, ये दो अलग अलग सेंटिमेंट है। शायद ये बार बार बोलने के बाद में भी हम लोगों के अपने जो एक कह सकते हैं हिचक होती है पत्रकारों की भी चीजों को समझने में, फील्ड में जाने में, कहीं ना कहीं वो एक अंदर से अपने सारे सहयोगियों के बीच में हमको दिखाई दे रही है। और जो 10,000 योजना की जब बात हुई राहुल, तो ऐसा लगा कि एक सिस्टम रिबूट हो गया। वो सिस्टम रिबूट कोई मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान योजना वाला या एकनाथ शिंदे वाला नहीं था, या फॉर दैट मैटर विपक्ष की बात करें तो महतारी सम्मान योजना वाला हेमंत सोरेन वाला भी नहीं था, क्योंकि वो सिस्टम एक बार के ट्रांजैक्शनल की तरह थे। जो सिस्टम रिबूट दिखाई दिया बहुत बड़ा, वो ये कि बिहार की एक बहुत बड़ी 46%, 47% का जो महिलाओं का वोट बैंक है, उनको इस योजना ने एकदम से रिबूट करके याद दिलाया कि उनके बारे में सबसे संजीदा पॉलिटिक्स और पॉलिसी प्लानिंग करने वाला अगर कोई नहीं, पर इसके बाद विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि ये तो वोट खरीदने की कोशिश है। मैं राजीव प्रताप रूडी के पास आपको लिए चलता हूं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार से ही सांसद हैं। रूडी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये 10,000 रुपए जो दिए गए जीविका दीदियों को, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, ऐसा बहुत सारे चुनावी विश्लेषक बोल रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इससे बिहार की जो वित्तीय स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ेगा? क्या ये आपकी पार्टी द्वारा और एनडीए द्वारा वोट खरीदने की, चुनाव खरीदने की कोशिश नहीं है? मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो इस चर्चा में आप राहुल कह रहे हैं कि जीविका दीदियों को पहली बार पैसे दिए गए, पहले भी उन्हें पर्याप्त पैसे दिए गए। 10,000 रुपए कभी नहीं दिए गए सर, करोड़ ये इतनी बड़ी रकम पहली दफा दी गई। नहीं, अब नहीं, 10 नहीं, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। और हर सेवा समूह को, हर जीविका समूह को पिछले 5 से 7 वर्षों में मोटे तौर से 8 से 10 लाख रुपए जा चुके हैं। अगर आप पता लगा लें तो ये एक समूह का है, और ये अगर अभी गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर देखिए, आप सब लोगों की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, आप लोग इसको जीविका पर ला रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये चुनाव
आप कुछ विश्लेषण कर रहे थे, मैं जोड़ देता हूं क्योंकि आपके पास समय का अभाव रहेगा। चुनाव में विपक्ष आरजेडी और कांग्रेस को होना चाहिए था, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के खिलाफ। पूरे साल विपक्ष बने रहे प्रशांत किशोर। जो आवाज आरजेडी जेडीयू का था वो प्रशांत किशोर ने चुरा लिया।